हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में सेकंड टर्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, आफ्टर कॉलोनियलिज्म, यानी कि वो टाइम पीरियड जो कॉलोनियलिज्म के बाद आया, कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कॉलोनियलिज्म कायम हुई। कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि कॉलोनियलिज्म जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री में जाके रूल ओवर करे, वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ले, तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड कहलाता है। ये वहाँ पे यानी कि कॉलोनाइजर गए वहाँ पे जाके कॉलोनीज बनाई और वहाँ पे दूसरे लोगों पे, जो डिपेंडेंट लोग हैं, दूसरे लोगों पे कॉलोनाइज्ड किया उनको और वहाँ पे रूल ओवर करना शुरू कर दिया है। तो वो टाइम पीरियड कहता है कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड। कॉलोनियलिज्म के बाद क्या हुई, डीकोलोनाइजेशन हुई। डीकोलोनाइजेशन यानी कि अनडूइंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई, यानी कि वो जो कंट्रीज कॉलोनाइज्ड थी वो उससे फ्री हो गई, वहां से कॉलोनाइजर चले गए। तो वहां से जब कॉलोनाइजर चले गए ना, तो वहां पे इंडिपेंडेंस मिल गई उस कंट्री को। तो वो टाइम पीरियड जब कॉलोनाइजर चले गए उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो टाइम पीरियड कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड, यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड जिसमें कॉलोनियलिज्म का मुतालिया किया जाता है, कॉलोनियलिज्म को स्टडी किया जाता है कि कॉलोनियलिज्म के क्या इफेक्ट्स हुए, कॉलोनियलिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हुए, उन सब का मुतालिया किया जाता है। तो ठीक है, ये टाइम पीरियड है कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड, जिसमें कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट और इफेक्ट्स का मुतालिया किया जाता है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज द क्रिटिकल एकेडमिक स्टडी ऑफ द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के जो इम्पैक्ट्स हुए एक इकोनॉमी पे, एक कल्चर पे, एक पॉलिटिक्स पे, जो कॉलोनाइज्ड लोगों का था ना कल्चर, कॉलोनाइज्ड लोगों का कल्चर, जो पॉलिटिक्स थी, जो इकोनॉमी थी, उन पे क्या कॉलोनाइजर ने इम्पैक्ट डाले, क्या इफेक्ट्स डाले कॉलोनियलिज्म पे के, उन पे क्या इफेक्ट्स हुए कॉलोनाइज्ड लोगों पे, किस तरह उन्होंने इफेक्ट्स किया उनको, किस तरह उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया। तो इन इम्पैक्ट का मुतालिया करना कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में, कि कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट्स का, इम्पैक्ट्स का, जो कॉलोनाइज्ड पीपल पे हुए उनके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट का मुतालिया किया जाता है। सही है। इसकी एक और डेफिनेशन है कि ब्रॉडली अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन कल्चर, ऑन सोसाइटीज, ठीक है। कॉलोनाइज्ड लोगों का जो कल्चर है, जो कॉलोनाइज्ड लोगों का कल्चर था, जो सोसाइटीज थी, उन पे कॉलोनियलिज्म के क्या इफेक्ट्स हुए, क्या इम्पैक्ट हुए, उनका मुतालिया करना पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है। It is concerned with both how European nations conquered and control third world. थर्ड वर्ल्ड कौन सी, अब क्या होती है थर्ड वर्ल्ड? वो वर्ल्ड कहलाती है जहाँ पे एक कोलोनाइजेशन कभी हुई। एक तो कोलोनाइज्ड लोगों की, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उनकी लैंड थी, उनकी वर्ल्ड थी, उनका अपना कल्चर, उनकी अपनी वैल्यूज थी। और जो कोलोनाइजर वहाँ पे गए, उनके अपने वैल्यूज, अपने कल्चर, अपना सब कुछ था, वो वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे क्या है, सेकंड वर्ल्ड बन गई, सेकंड वर्ल्ड के लोग वहां पे गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड के वहां के नेटिव पीपल थे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड जब दोनों मिलती हैं तो वो बनी क्या, थर्ड वर्ल्ड। यानी कि कोलोनाइजर का कल्चर और कोलोनाइज्ड का कल्चर जब मिला तो वो कल्चर मिला, और तो थर्ड वर्ल्ड या थर्ड स्पेस बना वहां पे। सही है। तो थर्ड वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पे कभी कोलोनाइजेशन हुई थी, यानी कि कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड का कल्चर मिला, तो वो वर्ल्ड जो बनी थर्ड वर्ल्ड बनी, वो
थर्ड वर्ल्ड कहलाती है। तो थर्ड वर्ल्ड पे कॉलोनियलिज्म के क्या इफेक्ट्स हुए, क्या इम्पैक्ट्स हुए, थर्ड वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुए, क्या इफेक्ट्स हुए, उन सब का मुताला करना कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसकी एक और डेफिनेशन है कि इट इन्वॉल्व्स अ स्टडीड इंगेजमेंट विद द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इफेक्ट। कॉलोनियलिज्म के जो पास्ट और प्रेजेंट इफेक्ट्स हैं ना, उनका मुताला करना पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है। Both at the local level and ex-colonial societies and at the level of more general globe development thought to be after effects of empire। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ द एम्पायर, कॉलोनियलिज्म के ख़त्म हो जाने के बाद भी जो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स रहे, जो पास्ट और प्रेजेंट इफेक्ट्स रहे, उनका स्टडी करना पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है कि क्रिटिकल अप्रोच या क्रिटिकल थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी जो कि डील करती है उन कंट्रीज के लिटरेचर से जो कि प्रोड्यूस किया कॉलोनाइज्ड कंट्रीज ने, जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया उनसे डील करती है, या फिर वो कंट्रीज जो कि एक दफ़ा कॉलोनाइज थी या अब कॉलोनाइज्ड हैं, उन कंट्रीज ने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया उसका मुताला करना। ठीक है, जो कॉलोनाइज्ड लोगों ने कल्चर प्रोड्यूस किया, जो अपना लिटरेचर प्रोड्यूस किया, जो कॉलोनाइज्ड लोगों पे जो इफेक्ट्स हुए कॉलोनियलिज्म के, जो इम्पैक्ट्स हुए, उन सब का मुताला करना पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल में अगर आप लोगों को समझाती हूँ तो वो इस तरह होगा कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है कि कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड है। ठीक है, पहले क्या था, कॉलोनियलिज्म हुई थी। कॉलोनियलिज्म यानी कि जब कॉलोनीज बनाई गई थी, वहाँ पे सेटलमेंट हुई थी, कॉलोनाइजर वहाँ पे गए थे, सेटल हुए थे और वहाँ पे उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज क्या अपने कंट्री में वापस ले गए थे। कॉलोनियलिज्म खत्म हुई तो अब डीकोलोनाइजेशन हुई। डीकोलोनाइजेशन यानी कि कॉलोनियलिज्म का खत्म होना, डीकोलोनाइजेशन यानी अनडूइंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई से उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो है पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड। पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या किया जाता है कि कॉलोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स हुए थे, जो इम्पैक्ट्स हुए थे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में, कॉलोनाइज्ड लैंड पे, कॉलोनाइज्ड पीपल पे, उनका मुताला करना कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसकी अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, वहाँ पे कॉलोनियलिज्म कायम की थी। तो कॉलोनियलिज्म खत्म हुई डीकोलोनाइजेशन के थ्रू, डीकोलोनाइजेशन हुई, वहाँ पे कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई, यानी कि अनडूइंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जब खत्म हो गई ना तो वहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड, यहाँ यानी कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड की, यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम पीरियड है, तब कॉलोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स हुए थे, जो इम्पैक्ट्स हुए थे, उन सब का मुताला किया जाने लगा। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपने पेन के थ्रू जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने लिखा कि असल में कॉलोनियलिज्म क्या था, असल में कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट और इफेक्ट्स क्या हुए, उन सब का मुताला करना। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 जो है वो पाकिस्तान के लिए पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है और इंडिया के लिए 15 अगस्त 1947 जो है वो है पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है। पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड क्या है कि कॉलोनियलिज्म का मुताला किया जाता है कि कॉलोनियलिज्म के क्या इफेक्ट हुए थे, क्या इफेक्ट्स हुए थे, उन सब का मुताला किया जाता है। तो कॉलोनाइजर कौन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो में जो मैंने कॉलोनियलिज्म पे बनाई हुई है, लेकिन दोबारा मैं बताती हूँ कि कॉलोनाइजर वो लोग जो रूल करने के लिए आए और जिन्होंने रूल किया। ठीक है, और कॉलोनाइज्ड वो पीपल जिन पे रूल किया गया, जिन पे रूल किया गया। ठीक है, कॉलोनाइज्ड पीपल वो कहलाते हैं। तो जब कॉलोनाइजर आए, उन्होंने आके रूल किया, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड। और जब वो वहां से चले गए, वो अपने इम्पैक्ट और इफेक्ट्स छोड़ गए, तो वो टाइम पीरियड को स्टडी करना, कॉलोनियलिज्म को स्टडी करना, कॉलोनियलिज्म के बाद के जो इफेक्ट्स और इम्पैक्ट हैं उनको स्टडी करना पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉलोनियलिज्म के बाद के टाइम पीरियड, कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट जो कल्चर पे हुए, जो कॉलोनाइज्ड लोगों पे हुए, उनका मुताला करना कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। फ्रॉम डीकोलोनाइजेशन टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म,
ठीक है। कॉलोनियलिज्म के बाद क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुई, यानी कि अनडूइंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि कॉलोनियलिज्म के ख़त्म हो जाने के बाद जब डीकोलोनाइजेशन हुई, डीकोलोनाइजेशन के बाद भी कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट कायम रहे, कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स रहे वहाँ पे। तो कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो थे उनको डिक्लेयर कर लिया गया, उनको फॉर्मली कहा गया कि ये हैं, इनको हम अब नहीं छोड़ सकते। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिपेंडेंस के बाद भी पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में भी नेसेसरी करार दिया गया। ये कहा गया कि ये लैंग्वेज जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये ज़रूरी है, इसको लाजमी पढ़ाना है हर कॉलेज में, हर स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए गए। ठीक है, फ्रॉम डीकोलोनाइजेशन टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी कि डीकोलोनाइजेशन हुई, कॉलोनाइजेशन खत्म हुई, फिर भी उसके पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में उसके इफेक्ट्स रहे। सही है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉलोनियलिज्म है। कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट, कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स, उनका मुताला करना कॉलोनाइज्ड लैंड पे। ठीक है, कॉलोनाइज्ड लैंड, वो लैंड जो कि एक दफ़ा कॉलोनाइज्ड थी, वो पीपल जो कॉलोनाइज्ड थे उन पर कॉलोनियलिज्म के क्या इम्पैक्ट हुए, क्या इफेक्ट्स हुए, उनका मुताला करना कहलाता है पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस और स्पेन ये बहुत बड़े कॉलोनाइज़र थे। इन्होंने वो लैंड जो कि कॉलोनाइज्ड की लोगों को कॉलोनाइज्ड किया। ठीक है, तो कॉलोनाइज्ड लोगों ने अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड में। उन्होंने बताया किस तरह उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह उन्हें अपने मकसद के लिए कॉलोनाइज़र ने यूज़ किया। सही है, तो इन सब का मुताला करना पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड कहलाता है। पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स की बात करें ना तो एम्बिवेलेंस, ठीक है, एम्बिवेलेंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव एंड हेट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे फीलिंग ऑफ लव एंड हेट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल टर्म है, कॉलोनियलिज्म के बाद ये टर्म आई है। तो बताया गया है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे लोग जो थे, एक तरफ कॉलोनाइजर कह रहे थे कि हम ये जो है ना कॉलोनाइज्ड ये इन्फीरियर हैं, दूसरी तरफ कह रहे थे कि ये बड़े रोमांटिक हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कह रहे थे ये बड़े रोमांटिक है, ये इंजॉय करवाते हैं हमें। और कोलोनाइज्ड की बात करें ना तो कोलोनाइज्ड एक तरफ से कहते हैं कि ये कोलोनाइजर जो है ना ये अच्छे हैं, दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि ये करप्ट हैं। मतलब एक ही टाइम पे उनकी फीलिंग ऑफ लव एंड हेट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उनकी ये फीलिंग्स थी, एक ही टाइम पे ब्लेसिंग और कर्स की उनकी ये फीलिंग्स थी। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो थे उन्होंने एग्जामिन किया जब कॉलोनियलिज्म को, तो उन्होंने ये अपनी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई और उन्होंने बताया कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था। डायस्पोरा का मतलब होता है अनहोमलीनेस। एक बंदा जो है अपनी कंट्री से, उसे या तो फोर्स किया गया है या वो अपनी मर्जी से चला गया है अपनी कंट्री से। जब वो चला जाता है दूसरे कंट्री में जाने के बाद भी उसकी अनहोमलीनेस है, वो अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री को याद कर रहा है, अपनी नेटिव कंट्री में जाने के लिए वो ख्वाहिशमंद है, उसकी फीलिंग्स है, वो अपने नेटिव कंट्री को याद कर रहा है, वो नॉस्टैल्जिक है, अपने पास्ट को बार बार याद कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डायस्पोरा कहते हैं कि यानी कि एक बंदा बाहर चला गया है लेकिन अपने पास्ट को, अपने नेटिव होमलैंड को वो याद कर रहा है। तो ये क्या है, डायस्पोरा। ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म है कि वो लोग जिन्हें कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे अपने कंट्री से निकाल दिया गया था, वो क्या है, बाहर जाके अपने कंट्री को याद कर रहे थे, अपने नेटिव होमलैंड को याद कर रहे थे, उनकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स थी, वो वहाँ पे सेट नहीं हो रहे थे अच्छे से। डायस्पोरा हो गया अनहोमलीनेस, यानी कि एक बंदा बाहर जाता है फिर भी उसकी फीलिंग्स होती हैं अपने पास्ट के लिए, वो नॉस्टैल्जिक होता है अपने पास्ट को याद करके, तो डायस्पोरा यही है। नेक्स्ट जो पोस्ट कॉलोनियल टर्म है वो है हेजमनी, the power of ruling class to convince other classes that their interests are the interest of all. हेजमनी यानी कि रूल बाय देयर ओन विश।
ठीक है, लोगों को कन्विंस करना कि हम जो आप पे रूल कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या हम आप पे रूल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो हेज मनी के उनकी मर्जी से उन पे रूल करना, उनको मर्जी उनको मनवा लेना, उनसे ये मनवा लेना और उनको राजी कर लेना कि हम आप पे रूल नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। तो रूल बाय देयर ओन विश, उनकी मर्जी के मुताबिक ही उन पे रूल करना। तो ये हेज मनी ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म है। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने ये टर्म भी दिया और उन्होंने बताया किस तरह कॉलोनाइज्ड की मर्जी से उनको कन्विंस करके कॉलोनाइजर ने उन पे रूल किया और उनको एक्सप्लॉइट किया। हाइब्रिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये होमी के बाबा ने दिया है। होमी के बाबा ने अपनी लोकेशन ऑफ द कल्चर जो उनका वर्क है उसमें दिया है हाइब्रिडिटी यानी कि मिक्सडनेस है, हाइब्रिड कल्चर। तो वो कहता है ये क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल टर्म है ना, तो इसमें ये बताता है कि जब कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का कल्चर जब मिला तो वो क्या कल्चर बना, हाइब्रिड कल्चर बना। जब दो या दो से ज्यादा कल्चर मिले तो वो क्या है, हाइब्रिड कल्चर बन गए। ठीक है, तो सोशली, पॉलिटिकली और लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, जब ये दो कल्चर, दो रिलीजन, दो सोशल वैल्यूज, दो पॉलिटिक्स जब मिली तो वो क्या है, हाइब्रिडिटी हो गई। वहां पे कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का कल्चर मिला तो हाइब्रिड कल्चर बना। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये दूं कि अगर हमने बनाना है सैलड तो हम उसमें क्या करेंगे कि टोमेटो, कुकम्बर और ये सारी चीज़ें जब डालेंगे तो वो क्या बनेगा, एक सैलड बनेगा। वो हाइब्रिडिटी होगी, यानी कि चीज़ों को मिक्स किया तब सैलड बना है। सही है, हाइब्रिडिटी यानी कि मिक्सडनेस, टू कल्चर का मिल जाना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिल जाना, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइब्रिडिटी हो जाती है। हाइब्रिडिटी सिंपल आप ये याद रखें कि मिक्सडनेस, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कल्चर, टू और मोर वैल्यूज, टू और मोर कल्चर्स। सही है, तो कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का जब कल्चर मिला तो वो हाइब्रिड कल्चर हुआ। मिमिक्री, मिमिक्री जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये भी होमी के बाबा ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि मिमिक्री यानी कि कॉपी करना। कॉलोनाइज्ड जो थे, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई तो तब भी कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे वो कॉलोनाइजर को कॉपी कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज को, उनकी एजुकेशन को, उनकी क्लॉथिंग को कॉपी कर रहे थे। जब कॉलोनाइज्ड कॉपी करते हैं कॉलोनाइजर को तो वो कहलाता है मिमिक्री, यानी कि कॉपी करना। जैसे कि जीन्स, आज भी यहाँ पे लोग जीन्स पहन रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। सही है। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म क्या है कि ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है एडवर्ड सैड ने। एडवर्ड सैड जो है वो फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल के वो फादर हैं। इन्होंने ओरिएंटलिज्म का अपना एक बुक जो दिया है जो कि पब्लिश हुई थी 1978 में। इसमें वो बताते हैं ओरिएंट और ऑक्सीडेंट की बात करते हैं। ओरिएंट जो है ये लैटिन वर्ड से निकला जिसका मतलब है ओरियन, और ओरियन का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट की बात करना। ठीक है, और उसके कंपेयर में आ जाता है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट यानी कि वेस्ट। ये बताता है कि और कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में किस तरह वेस्ट ने ईस्ट को परसीव किया, ईस्ट वालों को परसीव किया, किस तरह उनको एग्जोटिक कहा, उनको एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, किस तरह, तो ये बताता है सिंपल यही ओरिएंटलिज्म में कि हाउ द वेस्ट परसीव द ईस्ट, किस तरह वेस्ट वालों ने परसीव किया ईस्ट को परसीव किया, ईस्ट वालों को इन्फीरियर कहा, ईस्ट वालों को कम कहा और खुद को इसके मुकाबले में सुपीरियर कहा। आगे जो सबॉल्टर्न का कॉन्सेप्ट है ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने दिया। सबॉल्टर्न लोअर क्लास के कॉलोनाइज्ड क्लासेस, वो क्लासेस जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, जो लोअर क्लासेस है, जिनकी राय नहीं ली जाती थी, जिनको सोशल स्ट्रक्चर से बिल्कुल निकाल दिया गया था कि वो तो इन्फीरियर है, उनसे बात करना ही ठीक नहीं है। ठीक है, उनको एक्सेस नहीं थी किसी भी सोर्स तक, किसी भी उनको मतलब बड़े सोर्स तक उनको एक्सेस नहीं थी, जिनको ना
निकाल दिया गया, मतलब कि किसी भी सिस्टम से उनको उनसे राय नहीं ली जाती थी वो लोग, ठीक है, या फिर वो वुमेन, वो लोग जिनको कॉलोनाइज्ड किया गया और उनको उनकी बेसिक नीड्स भी नहीं दी गई, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। तो ये गायत्री चक्रवर्ती सप्रेवा कहती है कि क्या वो लोग बोल सकते हैं, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। उसने अपना ऐसे लिखा जो कि पब्लिश हुआ था 1988 में। वो बताती है कि क्या वो लोग बोल सकते हैं, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। तो फिर ये खुद ही आंसर करती है कि नहीं, उनकी आवाज को पहले भी दबा दिया गया और अब भी उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। फिर भी ये सबाल्टर्न को हिम्मत देते हैं, उनको कहती है कि अपने राइट के लिए फाइट करें अगर उनको उठना है तो। पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट ने क्या है कि जवाबी कार्रवाई की। इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट ने अपने पेन के थ्रू अपने गुस्से का इजहार किया कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे उनको किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह उनको यूज किया गया। पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट बताते हैं, इन्होंने अपनी थेरीज लिखी और फ्रांस फैनन इसमें पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट फर्स्ट पे आ जाता है। इसने अपना द रैचेट ऑफ द अर्थ वर्क लिखा जो कि 1961 में पब्लिश हुआ। ये एक साइकेट्रिस्ट है और एक फिलोसफर है। इसने क्या है बताया है कि ये जो कॉलोनियलिज्म थी, कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे उसने लोगों को जो है, लोगों की जो साइकी है उसको डिस्टर्ब किया, उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया है। नेटिव लोग जो है उनको जो सब्जुगेट किया गया था कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे, उसने कॉलोनियलिज्म ने उनकी साइकी को डिस्टर्ब किया है और ये कॉलोनियलिज्म उनके लिए नुकसानदेह थी। बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए। तो ये कॉलोनियलिज्म जो थी, ये इसने उनके कॉलोनाइज्ड लोगों के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। उन पे जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे उनके जो चीज़ें इम्पोज की गई कि उनके कॉलोनाइजर ने कहा कि उनके लैंग्वेज को अपनाओ, उनके कल्चर को अपनाओ, उनकी वैल्यूज़ को अपनाओ, उन पे जो चीज़ें इम्पोज की गई, तो इसने उनकी साइकी को डिस्टर्ब किया, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया, उनको मेंटली गुलाम बना दिया गया। ये फ्रांस फैनन बताते हैं। नेक्स्ट जो है एडवर्ड सैड जो है ना, ये एक कल्चरल क्रिटिक है और इनको कहा जाता है फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इनको फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट कहा जाता है। ये जो है इन्होंने अपना एक मेजर वर्क दिया था ओरिएंटलिज्म, जो कि एक बुक दी थी जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। इसमें ओरिएंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ईस्ट वालों के बारे में बात करते हैं, और ऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेंट क्या है? वेस्टर्न पीपल। और दूसरी तरफ क्या है कि ओरिएंट यानी कि ईस्टर्न पीपल, ईस्ट के लोग। ये कहता है कि वेस्टर्न जो थे वो खुद को ऑक्सीडेंट कहते थे और ईस्ट वालों को ओरिएंट कहते थे। ये बताता है कि किस तरह ऑक्सीडेंट ने यानी कि वेस्टर्न वालों ने ईस्ट वालों को एक्सप्लॉइट किया, उनको इंफीरियर कहा और इसके मुकाबले में अपने आप को सुपीरियर कहा। तो इसमें बताते हैं कि हाउ द वेस्ट परसीव्स द ईस्ट, किस तरह वेस्ट वालों ने ईस्ट को परसीव किया और ईस्ट को इंफीरियर कहा। इसमें बस यही बताते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो है होमी के भाभा, एक पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट हैं ये सारे। लोकेशन ऑफ द कल्चर इन्होंने अपना वर्क लिखा जो कि 1994 में पब्लिश हुआ है। होमी के भाभा जो है ना, ये बताते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में कि वो वर्ल्ड जहाँ पे कोलोनाइजेशन नहीं हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड, जो कोलोनाइजर वहां पे गए, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड और ये सेकंड वर्ल्ड, ठीक है, कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड की जब दो वर्ल्ड मिली तो वो क्या बनी? थर्ड वर्ल्ड बनी, ठीक है। जब कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड का कल्चर मिला, जहां पे मिला वो थर्ड स्पेस कहलाती है, थर्ड वर्ल्ड कहलाती है। लास्ट वाले हमारे जो आ जाती है पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट, वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवेक। इन्होंने अपना एक मेन ऐसे लिखा है जो कि है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। उसमें ये बताती है, जो कि 1988 में पब्लिश हुआ था, उसकी पब्लिकेशन डेट है, ठीक है। इसमें बताती है कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या जो सबाल्टर्न है, क्या जो लोअर क्लास पीपल है, क्या जो अदर जिनको कहा गया, जिनको अप्रेस किया गया, क्या वो लोग बोल सकते हैं? ये खुद ही रिप्लाई करती है कि नहीं, वो लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, उनसे उनकी राय नहीं ली गई।
ये सबॉल्टर्न उन लोगों को कह रही है कि पीपल हु आर सोशली, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली आउटसाइड फ्रॉम द पावर स्ट्रक्चर, उनको पावर स्ट्रक्चर से बिल्कुल निकाल दिया गया। सबॉल्टर्न वो हैं जो लोअर क्लास हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो वुमेन, ब्लैक्स, जो कोलोनाइज्ड लोग हैं। कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनसे उनकी राय नहीं पूछी गया। अगर वो बोले तो उनसे जो ऊपर लेवल पे थे, जो कॉलोनाइजर थे, उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो ये कहती है कि क्या वो बोल सकते हैं, कैन दे सबाल्टर्न स्पीक? तो खुद ही आंसर करती है कि नहीं, वो नहीं बोल सकते हैं। ये फिर भी सबाल्टर्न जो है, लोअर क्लास के जो पीपल हैं, उनको तसल्ली देती है, उनको कहती है कि आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। अगर आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ इस तरह होनी चाहिए कि दूसरे लोगों तक, दूसरे लोगों को साथ आप लोगों के मतलब फोर्स करे कि आप लोगों के साथ दूसरे लोग खड़े हों, दूसरे कॉलोनाइज्ड पीपल खड़े हों, ताकि आप अपने राइट के लिए बात करें। ये कहती है अगर आप लोगों को अपने राइट लेने हैं तो आप लोगों को अपने राइट के लिए फाइट करनी होगी। फाइट फॉर योर राइट, अपने राइट के लिए फाइट करें, तब भी आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। मजीद में गायत्री चक्रवर्ती स्पीक पे अलहदा एक लेक्चर भी बना दूंगी। तो आ, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।